हेलो दोस्तों, आप लोगों ने हमारा वीडियो देखा होगा जो हमने ओ लेवल के लिए बनाया था, सी प्रोग्रामिंग के लिए बनाया था। स्ट्रक्चर नाम का टॉपिक था। हमने आपको बताया स्ट्रक्चर क्या होता है, कब यूज होता है, कैसे उसको कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे उसमें वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, कैसे स्ट्रक्चर के वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए उसका एक दूसरा वेरिएबल बनाया जाता है और दूसरे वेरिएबल के साथ डॉट ऑपरेटर लगा के कैसे उस स्ट्रक्चर्स के मेंबर को हम एक्सेस करते हैं। ठीक, अगर आपको डाउट हो तो हमारा इसके पीछे का वीडियो बना हुआ है स्ट्रक्चर इन सी, उसको आप प्ले करके देख सकते हैं, आपको सारी जानकारी मिलेगी। देखिए, स्ट्रक्चर को मैंने कहा था कि अगर सिर्फ स्ट्रक्चर को आप देखो तो वो कोई बेनिफिट हमें नहीं देता है। मैंने कहा था स्ट्रक्चर अकेले यूजफुल नहीं है। स्ट्रक्चर कब यूजफुल है? जब आप उस स्ट्रक्चर वेरिएबल को एरे बनाएंगे। इसका प्रोग्राम भी मैंने बताया था। वही स्ट्रक्चर जो एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड रख रहा था, जब आपने स्ट्रक्चर को एरे बना दिया तो वही एक स्ट्रक्चर आपका कई स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखने लगा। तो आपको उतने स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं करने पड़े, उसको एरे बना दिया आपने, वहां पे आपको स्ट्रक्चर का फायदा दिखता है। और जो अब फायदा मैं दिखा रहा हूं वो स्ट्रक्चर को जब फंक्शन के साथ इस्तेमाल करते हैं तो हमें बड़ा गजब का फायदा मिलता है। तो आज आप बहुत ध्यान से देखिए, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप या फॉरवर्ड ना करिएगा, जिससे आपको स्ट्रक्चर की सारी जानकारी मिले। और मैं इस वीडियो में आपको यूनियन भी बताऊंगा, फिर स्ट्रक्चर और यूनियन में क्या डिफरेंस है ये बताऊंगा, जिससे आपका स्ट्रक्चर और यूनियन दो टॉपिक आपके टोटली कवर हो जाएंगे। तो स्टे रहिए, ट्यून रहिए, देखिए कैसे है। देखिए, स्ट्रक्चर को हम फंक्शन के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक, फंक्शन क्या होता है? एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा जाता है। तो जिन्हें फंक्शन पता होगा वो जानते हैं फंक्शन से जब प्रोग्रामिंग बनाते हैं हम, तो प्रोग्राम आपका 3 स्टेज में डिवाइड हो जाता है। एक फंक्शन का डिक्लेरेशन होता है, एक फंक्शन की कॉलिंग होती है यानी, और एक फंक्शन का डेफिनेशन होता है। ठीक, तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए हमें 5 वैल्यू को जोड़ने का प्रोग्राम बनाना है, फंक्शन से बनाना है। तो एक मोटे रूप में मैं बताता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। तो जब फंक्शन से बनाते हैं ना, तो एक वॉइड करके मान लीजिए ऐड नाम का फंक्शन हमने ले लिया। अब हमें इसमें आर्गुमेंट बताने होते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो इसके पैरामीटर्स बताने होते हैं। तो जितने वैल्यू को हमें इनपुट करना है या प्रोसेस करना है, उतने का डेटा टाइप यहां पे लिखा जाता है। तो जैसे आपको कहा गया 5 वैल्यू आप जोड़ो, तो 5 वैल्यू तो, और बताया गया इंटीजर जोड़ो, तो आप एक काम करेंगे, इंट कॉमा इंट कॉमा इंट कॉमा इंट कॉमा इंट लिखेंगे। अगर 10 वैल्यू कही गई होती तो आप 10 बार इंट कॉमा इंट लिखते। तो ये होता है फंक्शन का आर्गुमेंट। ठीक, या पैरामीटर कहते हैं। अब क्या करेंगे, आप इंट करके आप 5 वैल्यू भी लेंगे और इनमें आप 5 में इनपुट कराएंगे, चाहे असाइन कर दीजिए। तो जब आप इन 5 को इनपुट करा लेंगे, जैसे चाहे मान लीजिए असाइन कर लिया, b बराबर 3, c बराबर 8, d बराबर 9 और e बराबर 10 मान लीजिए दे दी मैंने वैल्यू, आप प्रिंटफ स्कैनफ से इनपुट कराओ। तब आपको क्या करना होगा, इसको फंक्शन में भेजना होगा। तो आप ऐसे लिखोगे, ऐड में a, b, c, d, e आ जाए, और ये मेन का ब्रेस आप बंद कर दोगे, यानी वॉइड मेन ऊपर लगाते हैं आप। तो ये आपका मेन प्रोग्राम हो गया। अब आप बाहर आओगे तो वॉइड करके ऐड बनाओगे। अब इसमें आप इंट करके a, इंट करके b, इंट करके c, ऐसे आप 5 को रिसीव करोगे। और फिर आप यहां पे प्रिंटफ करके ऐड इक्वल आंसर का %d लगाइए, a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e कर लीजिए, और ये आपका काम खत्म। तो देखिए, मैंने इसमें स्ट्रक्चर नहीं यूज किया है, मैंने एक जनरल
ठीक से बना भी नहीं है, यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, ये सारी बातें आप जानते हो। हमने बेसिकली फंक्शन को यहाँ पे समझाया है। फंक्शन का डिक्लेरेशन यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, फंक्शन का डिक्लेरेशन कर रहे हैं। डिक्लेरेशन में क्या होता है कि आप फंक्शन का नाम लिखते हो और उसमें जितने वेरिएबल प्रोसेस में जाने हैं उनके आप डेटा टाइप लिखते हो। अगर ये फंक्शन कोई आंसर वापस रिटर्न कर रहा है तो उसका आप डेटा टाइप लिखते हो। मैंने वॉइड लिखा है, इसका मतलब इससे कोई भी वैल्यू रिटर्न होकर कोई वैल्यू यहाँ पे वापस नहीं आएगी, इसलिए वॉइड लिखा हुआ है। उसके बाद मैंने ये 5 वेरिएबल लिए हैं। अब चाहे तो प्रिंटफ स्कैनफ से आप इनपुट कराते, या हमने पांचों में डायरेक्ट असाइन कर दी वैल्यू। अब इनको जब हमें जोड़ने के लिए भेजना होगा तो फंक्शन हमने किस नाम से बनाया है, ऐड ना। तो ऐड में देखिए हमने ABCD पांचों भेज दिया। अब ये गए तो यहाँ पे फंक्शन में रिसीव होंगे और ये लाइन क्या करेगी, उसको ऐड करके दिखा देगी। तो ये होती है फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग। अब जरा देखिए स्ट्रक्चर जब फंक्शन के साथ यूज करेंगे तो क्या आपको फायदा मिलेगा। देखिए यहाँ पे हमारे इस प्रोग्राम में सिर्फ 5 वैल्यू पे काम होना था, तो हमने 5 वैल्यू लिख दी, 5 के डेटा टाइप दे दिए। अब सोचिए कोई बहुत बड़ा एप्लीकेशन आप बना रहे होते और उसमें सैकड़ों वैल्यूज की जरूरत होती, तो आप 100 के डेटा टाइप यहां लिखते। चलिए 100 को इनपुट तो करा लेंगे हम, फिर आपको 100 के सौ डेटा आपको फंक्शन में भेजने होते हैं, और फिर जब आप बनाते, डिजाइन करते, फंक्शन डिफाइन करते, तो आपको 100 को रिसीव करना होता। ये बड़ा लंबा काम हो जाएगा। 100 का डेटा टाइप लिखो, फिर 100 को भेजो, 100 को रिसीव करो। तो भैया ये बताओ हमें, जैसे माचिस का डब्बी होता है, मैच बॉक्स, तो उसकी एक एक तीली हम क्यों भेजें, एक एक स्टिक क्यों भेजें, हम सीधे मैच बॉक्स ना भेज दें। तो अभी ये आपके जो वेरिएबल है ना, ये मैच स्टिक्स हैं, अलग अलग माचिस की तीलियां हैं। तो चलिए एक काम करते हैं, इनको एक पैकेट में डाल देते हैं। और आपको मैंने पढ़ा रखा है, पैकेट आपका स्ट्रक्चर होता है, बाइंड कर लेता है डेटा को एक पैकेट के अंदर। तो एक काम अगर किया जाए, काम जरा ध्यान दीजिएगा, काम ये करा जाए कि इससे पहले एक स्ट्रक्ट बनाया जाए, कोई भी नाम दे दिया जाए, XYZ मान लो, और इसी में आप इंट करके ABCD और E ले लीजिए, और ये काम हो गया खत्म। स्ट्रक्चर का तो वीडियो पढ़ा ही है, आप जानते हो, देखा भी है कैसे बनता है। ठीक, अब हम क्या करें, इस स्ट्रक्चर का बताया ना था मैंने कि इस स्ट्रक्चर के वेरिएबल को एक्सेस करना है तो इसका एक दूसरा नाम, एक अदर वेरिएबल बनाना पड़ता है। मैंने कहा XYZ है, इसका एक X नाम से बना लिया मैंने, और फिर मैंने यहां पे लगाया void। अब ये ग्लोबल डिक्लेरेशन हो गया। ग्लोबल डिक्लेरेशन किसको कहते हैं, जो किसी भी ब्रेस के अंदर ना हो, किसी भी ब्रेस के अंदर ना हो, बाहर रखा हो तो कहते हैं ये ग्लोबल है। अगर किसी ब्रेस के अंदर हो जाता है ना तो ये लोकल हो जाता है, उसी ब्रेस में यूज होगा। अब ये किसी ब्रेस में तो है नहीं, क्यों, ये फ्री है, तो इसका मतलब ये ग्लोबल है, कहीं पे भी एक्सेस हो जाए। ठीक, अब देखिए अभी जो आपने ये फंक्शन बनाया था और जो आपको प्रॉब्लम आई कि सैकड़ों वेरिएबल के नाम क्या लिखे हम, तो हमने सैकड़ों क्या, हमने सबको पैक कर दिया इसमें, कितने भी हो इसमें पैकेट है ये, तो सीधे पैकेट का ही नाम यहाँ लिख देंगे हम। हमें अलग अलग माचिस के डब्बी का नाम लिख देंगे, हमें अलग अलग वेरिएबल को लिखने की जरूरत नहीं होगी। तो इसके लिए मैं क्या करूं, मैंने लिखा स्ट्रक्ट जो हमारा है XYZ नाम से, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम, एक वेरिएबल बनाएंगे हम X। चलिए ये हो गया। क्यों, अब आप क्या करिए, अब आप एक काम ये करिए कि आप X के A में, X के B में, X के C में, X के D में, X के E में, ऐसे तो लिखना होता है। आपको मैंने बता रखा है ये स्ट्रक्चर के अंदर के जो वेरिएबल होते हैं वो इसका जो दूसरा नाम आप वेरिएबल बनाते हो इसके साथ डॉट लगा के सारे एक्सेस होते हैं। ठीक, अब क्या होता है ना, जब आप सारी वैल्यू इनपुट करा लेते हो तो इसको फंक्शन में भेजना पड़ा था आपको,
तो जब आप अभी इससे पहले भेजे थे तो एक एक वेरिएबल को भेजे थे, यानी मैच स्टिक्स भेजे थे। अब हमें मैच स्टिक थोड़े, हम सीधे पैकेट भेज देंगे। तो पैकेट आपका कौन सा है, XYZ, और उसका अदर नेम क्या दे रखे हैं आप, X, तो सीधे आप X को भेज दीजिए। वही माचिस का डब्बा भेज दिया। अब इसके अंदर अगर 100 वेरिएबल होंगे तो 100 चले गए, 500 होंगे तो 500 चले गए, यहाँ 5 ही थे तो 5 ही चले जाएंगे। ठीक, अब क्या होगा, अब जब आप इसे रिसीव करते हो ना, तो आपको देखिए यहाँ पे अभी आप सारे वेरिएबल का नाम लिखते थे, अब कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, आप लिखेंगे स्ट्रक्ट जो हमारा XYZ था उसका एक X आ रहा है। वही मैच स्टिक डिक्लेयर की, वही मैच स्टिक यहाँ पे डिक्लेयर हुई, वही मैच बॉक्स डिक्लेयर हुआ, मैच बॉक्स को भेजा और सीधे मैच बॉक्स में ही रिसीव हो गया। एक एक वेरिएबल के लिए हमें नहीं जाना है, हम सीधे स्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं, अंदर के वेरिएबल अपने आप पास हो रहे हैं। और जब ये सारे यहाँ पे आ जाएंगे तो इनको जब कैलकुलेट करना होगा तो आप जानते हैं x.a प्लस x.b प्लस x.c प्लस x.d प्लस x.e कर लेंगे आप, प्रिंट हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे फायदा ये दिखा होगा कि स्ट्रक्चर को जब हम फंक्शन के साथ यूज करते हैं तो हमें सारे वेरिएबल के आर्गुमेंट ना यहाँ बताने होते हैं डिक्लेयर करते समय, ना वैल्यू, ना फंक्शन कॉल करते समय सारे वेरिएबल को भेजना होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो सीधे पैकेट को ही भेज देंगे, हम इसी स्ट्रक्चर को ही हम भेज देंगे, और ना एक एक को रिसीव करना पड़ेगा, हम सीधे स्ट्रक्चर को ही रिसीव कर देते हैं। तो आपको यहाँ पे फायदा दिखा होगा कि अगर हमारे बहुत सारे वेरिएबल हैं तो हम फंक्शन में एक एक को ना करें, हम सीधे स्ट्रक्चर बना लें, एक पैकेट बना लें और उसी में सारे वेरिएबल को रख दें, और जब फंक्शन में डिक्लेयर करना हो उसी पैकेट का नाम, फंक्शन को कॉल करना हो उसी पैकेट का नाम, और फंक्शन को बिल्ड करना हो जब रिसीव करना हो उसी पैकेट का नाम। तो हमें एक एक वेरिएबल पे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप आपको स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर स्ट्रक्चर पे अभी भी कुछ कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम उसका इंस्टेंट रिप्लाई आपको जरूर देंगे। देखिए स्ट्रक्चर के बाद स्ट्रक्चर जैसा ही है, बिल्कुल उसी से रिजेंबल करता है, बिल्कुल एक जैसा ही लगभग होता है यूनियन। एग्जाम में इंपॉर्टेंट भी बहुत है, आपने देखा होगा स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जाता है, यूनियन के बारे में पूछा जाता है, दोनों में डिफरेंस बहुत पूछा जाता है। तो मैं यूनियन बताऊंगा ना, स्ट्रक्चर आपको बता ही चुका हूं, आपको खुद दोनों में अंतर पता लग जाएगा। तो आप बहुत केयर करके देखिए। देखिए ये बात मैंने स्ट्रक्चर में भी लिखी थी कि स्ट्रक्चर भी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है और यूनियन भी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। थोड़ा सा मैं फिर बात कर लूं, डेटा टाइप दो प्रकार के, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, लॉन्ग इंटीजर, डबल, लॉन्ग डबल, ये सब बेसिक वाले। इनकी साइज कंपाइलर के द्वारा फिक्स है, उनकी साइज ना आप घटा सकते हो ना बढ़ा सकते हो, और जिसकी साइज हमारे ऊपर हो, हम चाहे तो बढ़ाएं चाहे तो घटाएं, हमारे हाथ में हो, उसको हम यूजर डिफाइंड कहते हैं। तो स्ट्रक्चर की साइज भी मेरे ऊपर थी, कितने वेरिएबल मैं रख लूँ उसकी साइज बड़ी हो जाएगी। ऐसे यूनियन भी है, जितने वेरिएबल रख लूँ उसी हिसाब से उसका साइज भी बढ़ जाएगा। क्यों? तो बढ़ा घटा सकते हैं, इसीलिए इसको हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कहते हैं, बिल्कुल स्ट्रक्चर जैसा ये भी है। और इसमें भी अब आप कहिए कि एरे भी तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप था, उसमें भी तो कई वैल्यू रख लेते थे, लेकिन एरे में क्या लिमिटेशन थी, सेम टाइप की वैल्यू होनी चाहिए। और स्ट्रक्चर और यूनियन में बहुत सारी वैल्यू भी है और डिफरेंट टाइप की हो सकती है। तो जब डिफरेंट टाइप का पैकेट हो तो मैंने बताया था चाहे आप स्ट्रक्चर बनाइए चाहे यूनियन बनाइए, और जब सेम टाइप की वैल्यू रखनी हो तो आप स्ट्रक्चर यूनियन ना रख के तब आप एरे ही यूज कर लीजिए। ठीक, फिर मैंने कहा कि ये भी, इसका भी यूज करके हम बहुत सारे आइटम्स को जो भी डिफरेंट टाइप के हो, जैसे फ्लोट, इंटीजर, कैरेक्टर, वो सब को बाइंड कर देते हैं आप एक ही पैकेट के अंदर, सिंगल एंड टाइप। तो आपने देखा होगा स्ट्रक्चर और यूनियन तो लगभग एक जैसा दिख रहा है भाई, उसमें भी बहुत प्रकार की वैल्यू, बहुत सारी वैल्यू एक पैकेट में पैक है, इसमें भी बहुत प्रकार की वैल्यू, बहुत सारी वैल्यू एक पैकेट में पैक है। अब दोनों में अंतर क्या है? ठीक, तो पहला अंतर मैंने ये बताया है कि जैसे स्ट्रक्चर होते हैं तो स्ट्रक्चर के सारे मेंबर को आप एक साथ एक्सेस कर सकते हो, हमने किया भी था, इसलिए वीडियो में आपने देखा भी था प्रोग्राम में। बट यूनियन में ऐसा नहीं होता है। यूनियन का 50 मेंबर है अगर, तो 50 में से कोई एक ही एक बार में एक्सेस होता है।
तो एक्सेसिंग का डिफरेंस आपको पता लगा होगा, दिखा होगा कि स्ट्रक्चर में सारे वेरिएबल को, सारे मेंबर को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं हम, वहीं यूनियन में सिर्फ एक बार में एक ही मेंबर एक्सेस होता है। ठीक, फिर दूसरा जो अंतर है वो ये है कि स्ट्रक्चर की जो साइज होती है उसमें अंदर जितने वेरिएबल हैं उनकी साइज को आप जब जोड़ लेते हो तब आपको पूरे स्ट्रक्चर का साइज पता लगता है। जैसे मैंने बात की, जैसे मान लीजिए स्ट्रक्ट है कोई XYZ नाम का, अब इसमें एक इंट है x, एक कैर है n नाम का 25 और एक मान लीजिए फ्लोट है b नाम से। और अगर इसकी साइज पूछी जाए कि इसने मेमोरी में कितना जगह छकाया है, तो ये इंटीजर आप जानते हैं 2 बाइट, कैरेक्टर ये 25 वाला है ना, तो ये एक कैरेक्टर 1 बाइट का, तो 25 कैरेक्टर 25 बाइट के, तो 25 और 2 27 हो गया। और फ्लोट आप जानते हैं 4 बाइट का, तो 27 और 4 31 बाइट हो गया। तो स्ट्रक्चर की जो साइज होती है ना, उसके सारे मेंबर की साइज को आप ऐड कर लो, जो फाइनल साइज, टोटल साइज आया वही इस स्ट्रक्चर का साइज माना जाता है। यानी आपने देखा ये मेमोरी में जगह ज्यादा छकाता है। और वहीं अगर ये स्ट्रक्चर ना हो के यूनियन होता तो ये क्या करता, इसमें जो सबसे बड़ा मेंबर है, सबसे बड़ा यही तो है 25 बाइट वाला, उसी के साइज का पूरा यूनियन हो जाता है। मतलब स्ट्रक्चर के सारे मेंबर अलग अलग मेमोरी पे एलोकेट होते हैं और वहीं यूनियन क्या होता है, एक सिंगल मेमोरी एलोकेट करता है, वो भी कितने साइज की, जो यूनियन का सबसे बड़ा मेंबर होगा उसी की साइज का पूरा एक यूनियन बनता है, एक मेमोरी एलोकेट होती है। ठीक, तो मैंने यहाँ पे लिखवाया है कि मैंने अभी लिखा था यहाँ पे कि स्ट्रक्चर में सिर्फ एक ही मेंबर एक्सेस होता है एक बार में यूनियन में। और ये बात देखिए साइज यूनियन की, तो यूनियन की जो साइज होती है वो इक्वल टू द साइज ऑफ द लार्जेस्ट एलिमेंट इन द यूनियन होता है। और इसका जो कीवर्ड होता है वो यूनियन होता है। जैसे देखिए स्ट्रक्चर का कीवर्ड तो स्ट्रक्ट होता है और यूनियन का पूरा यूनियन ही लिखा जाता है और उसका एक नाम हो जाएगा, उसके अंदर के सारे वेरिएबल हो जाएंगे। और आज जैसे स्ट्रक्चर में देखे थे ना, यहाँ पे सेमीकोलन लगा के बंद होता है, ऐसे ये भी बंद होता है। आपने स्ट्रक्चर में ये देखा ना कि इसके सारे मेंबर्स को आप डॉट लगा के तो एक्सेस करते थे। एक वेरिएबल बनाया मान लीजिए ABC नाम से, तो ABC डॉट एक्स नहीं एन डॉट सॉरी ABC डॉट एन, ऐसे ही इसी के द्वारा तो आप डॉट डॉट लगा के एक्सेस करते थे। यही इसमें भी होगा, बिल्कुल यही होगा कि जो वेरिएबल बनेगा उसी के साथ डॉट डॉट लगा के सारे एक्सेस होंगे। तो स्ट्रक्चर और यूनियन देखने में एक जैसा ही है। अंतर जो दो मेन अंतर हैं, पहला तो एक्सेसिंग का अंतर है, उसके अंतर है स्ट्रक्चर के सारे मेंबर एक साथ एक्सेस हो जाते हैं, यूनियन में एक बार में एक ही एक्सेस होता है। दूसरा अंतर मेमोरी लोकेशन का है। स्ट्रक्चर ज़्यादा मेमोरी छकाता है क्योंकि उसकी जो साइज होती है वो सारे वेरिएबल के साइज को सम करिए तो टोटल साइज वो छकाता है। वहीं यूनियन एक ही मेमोरी लोकेशन बनाता है, सारे वेरिएबल की स्ट्रक्चर के जैसे अलग अलग लोकेशन नहीं बनाता है, ये एक ही बनाता है। और कितनी बड़ी लोकेशन बनाता है, जो इसका सबसे बड़ा मेंबर होगा वो जितने भी बाइट का होगा उतने ही बाइट की लोकेशन को ये बनाता है और उसी एक ही लोकेशन को सारे शेयर करते हैं क्योंकि एक बार में एक ही एक्सेस होना है। देखिए यूनियन पे और भी बातें हैं, स्ट्रक्चर और यूनियन में डिफरेंस बहुत पूछा जाता है, तो मैं कल आपको प्रोग्राम लिख के दोनों में डिफरेंस बताऊंगा। जो आपको एग्जाम में लिखना है, जब स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जाएगा, यूनियन के बारे में पूछा जाएगा, दोनों में डिफरेंस पूछा जाएगा, तो कैसे आप आंसर करोगे, इन पे ऑब्जेक्टिव क्या क्या पूछे जा सकते हैं, तो ये सारी बातें मैं कल करूंगा। तो जिनका ओ लेवल का कोर्स है ना, उनके लिए मैं फिर कह रहा हूँ कि आप लोग हमारे वीडियो पे डेली विजिट करा करिए। आपकी हम पढ़ाई नहीं करा रहे हैं, आपकी हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करा रहे हैं। और अगर मेरा प्रॉमिस है, अगर आप हमें दिसंबर जनवरी तक इस यूट्यूब पे फॉलो कर ले गए तो आपका एग्ज़ाम श्योर है कि मैं निकल जाएगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे। तो स्टे रहिए, ट्यून रहिए। थैंक यू।